Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 24 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिर है क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर और कैसे कैसे डिपेंड करता है और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये वीडियो क्लास 12 जेईई मेंस नीट हर सेक्शन में इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि कैपेसिटर क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो आप लोग एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आओ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कैपेसिटर क्या था? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसका कैपेबिलिटी हम लोग कैपेसिटेंस के थ्रू मेजर करते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन r। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ये है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसके सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज है q, इसका रेडियस है r। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 4 पाई एप्सिलॉन r। तो हमने ये सीखा था कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V। अगर एक कंडक्टर को हम लोग Q चार्ज दे रहे हैं और उसका पोटेंशियल डेल्टा V अमाउंट बढ़ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V। जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वैसे ही एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कुछ अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। तो आओ समझते हैं कि हम लोग क्यों एक स्फेरिकल कंडक्टर को कैपेसिटर के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, मतलब इसका कुछ प्रॉब्लम तो है, तभी हम लोग इसको डिस्कशन से बाहर रखे हैं। तभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट ज्यादा यूज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 1 मीटर का एक लिया है कंडक्टर जिसका रेडियस है 1 मीटर, तो ये हुआ सेंटीमीटर में। कोई बात नहीं, 1 मीटर मतलब इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा, ठीक है। एक स्केल का कितना लेंथ होता है? 30 सेंटीमीटर का मैं स्केल अगर लूं तो 3 स्केल के जैसा इसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने एक इतना बड़ा कंडक्टर लिया और उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की जगह पर रखना 1, तो ये हुआ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकेट करूं तो क्या होगा? ये फैक्टर जाएगा नीचे 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये हुआ फैराड। इसको मैं अगर पॉइंट में लाया तो ये हुआ 0.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड। देख सकते हो कि हमने इतना बड़ा कंडक्टर लिया और उसका कैपेसिटेंस कितना आया? बहुत ही छोटा, मतलब ये ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है वो बहुत खराब है। तुमने बहुत पैसा खर्चा करके इतना बड़ा कंडक्टर बनाया और उसके बाद ये आया कैपेसिटेंस, ये आया बहुत छोटा। अब हमने ज्यादा पैसा तो खर्चा कर दिया और इसका जो कैपेसिटेंस आया बहुत छोटा, तो ये ज्यादा काम की चीज नहीं है क्योंकि ये ज्यादा चार्ज स्टोर ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर को एक कैपेसिटर जैसे ट्रीट नहीं करते। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमारे इंट्रोडक्शन में ला रहे हैं। और एक तुम बोल सकते हो कि इसका जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर के स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहा है और ये अगर एनर्जी बाउंडेड नहीं है तो हम लोग ये एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। अगर एनर्जी बाउंडेड होता है तो हम लोग वो एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो इस केस में एनर्जी बाउंडेड नहीं है, तो पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आखिर प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन में। पहले इसको लिख लो। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आखिर प्रिंसिपल क्या है। तो आओ समझते हैं। ये वाला मैं पहले इरेज कर रहा हूं। तो ये एक प्लेट है, इस प्लेट में अब कुछ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये प्लेट एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है
तो सोर्स का पोटेंशियल है V, तो ये सोर्स का पोटेंशियल जो है वही है इस प्लेट का पोटेंशियल। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये प्लेट के सामने और एक प्लेट लेकर आया, तो ये प्लेट में अभी कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, इंडक्शन के वजह से इस प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये हुआ इंडक्शन के वजह से, और ये आउटर सरफेस पर हुआ पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, ये इंडक्शन हुआ, इंडक्शन के वजह से इस प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर आया नेगेटिव चार्ज और राइट सरफेस पर आया ये पॉजिटिव चार्ज। कोई बात नहीं, अब क्या होगा सिचुएशन समझो। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट में डेवलप हुआ इंडक्शन के वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट का जो पोटेंशियल है V, उसको इंक्रीज करना चाहेगा। एंड सिमिलरली ये इंडक्शन के वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट का पोटेंशियल घटाना चाहेगा। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो इंडक्शन के वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करना चाह रहा है, V से इंक्रीज करना चाह रहा है। एंड सिमिलरली ये वाला नेगेटिव चार्ज इस प्लेट का पोटेंशियल V से घटना चाह रहा है। तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा होगा, अल्टीमेटली ये प्लेट का पोटेंशियल V से घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो इसका रीजन है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ज्यादा करीब है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो V से घटकर कुछ होगा। ये मैंने माना कि अल्टीमेटली ये होगा कि इस प्लेट का पोटेंशियल V से घटेगा। अब क्या होगा सुनो, अब ये होगा कि ये वाला प्लेट तो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ये प्लेट सोर्स से ज्यादा चार्ज लेकर फिर से V पोटेंशियल पे पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, और एक बार बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करना चाह रहा है और नेगेटिव चार्ज इस प्लेट का पोटेंशियल घटाना चाह रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ज्यादा पास है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल कुछ घटेगा। अब क्या हुआ, ये प्लेट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये प्लेट सोर्स से कुछ चार्ज लेके फिर से V पोटेंशियल पे पहुंचेगा। ये हुआ पहला बात। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये वाला प्लेट को ग्राउंड कर रहा हूं, तो मैं फिर से एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये प्लेट हुआ सोर्स के साथ कनेक्टेड, ये हुआ प्लस चार्ज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस प्लेट को ग्राउंडेड करूंगा, तो क्या होगा, ये वाला जो सब पॉजिटिव चार्ज है अब नहीं रहेगा, सब ग्राउंड में चला जाएगा। तो मैं ये वाला चार्ज, ये वाला प्लेट को ग्राउंडेड कर रहा हूं, तो ये सब पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, सिर्फ ये रह गया नेगेटिव चार्ज, सिर्फ ये रह गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पे वो अब ग्राउंड पे चला गया। अब क्या होगा, अब देखो इस प्लेट का जो पोटेंशियल इंक्रीज करना चाह रहा था पॉजिटिव चार्ज, वो अब नहीं है, सिंपल ये बच गया अब नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज के वजह से इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो पहले से भी ज्यादा घट जाएगा। मान लो कि पहले इस प्लेट का पोटेंशियल था सपोज 10 वोल्ट, तो इसको मैं और एक बार बोल रहा हूं, मान लो कि इस प्लेट का पोटेंशियल था पहले 10 वोल्ट, इसके ये नेगेटिव चार्ज, इसको जब पोटेंशियल था ये घट गया 5 वोल्ट, उसके बाद ये तो फिर से 10 वोल्ट अचीव कर लिया। कोई बात नहीं, सिंपल, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पोटेंशियल इंक्रीज करना चाह रहा था, नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल घटाना चाह रहा था, तो अल्टीमेटली इसका पोटेंशियल घटा 5 वोल्ट, फिर से ये सोर्स से चार्ज लेकर 10 वोल्ट पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका जो पोटेंशियल इंक्रीज करना चाह रहा था पॉजिटिव चार्ज अब नहीं है, अब सिर्फ है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के वजह से इसका पोटेंशियल पहले से भी ज्यादा घट जाएगा, पहले घटा था 10 to 5, अब ये घट जाएगा 10 वोल्ट to 2 वोल्ट। सपोज मैं एक डेटा ले रहा हूं, सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूं, मतलब पहले से भी इसका पोटेंशियल अभी घट जाएगा। तो क्या होगा, तो ये प्लेट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ये फिर से सोर्स से ज्यादा चार्ज लेकर फिर से ये पहुंचेगा 10 वोल्ट में। तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि ये वाला प्लेट इन दिस वे अपना जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने का वो इंक्रीज कर रहा है। पहले ये 10 वोल्ट से 5 वोल्ट था, फिर ये प्लेट ने क्या किया, सोर्स से चार्ज लिया, फिर 10 वोल्ट पर पहुंच गया। अभी तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका जो पोटेंशियल घटेगा वो पहले से भी ज्यादा घट जाएगा, तो ये प्लेट सोर्स से फिर से ज्यादा चार्ज लेगा। इस केस में जो चार्ज लिया था 5 वोल्ट से 10 वोल्ट में पहुंचने के लिए, इस केस में ये वाला प्लेट 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक फिर से पहुंचने के लिए सोर्स से फिर से ज्यादा चार्ज लेगा।
तो मैं ये कह सकता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन दिस वे अपना जो चार्ज स्टोर करने का कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरे केस में पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो पहले से भी ज्यादा घट जाएगा, तो ये पहले से भी ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल अभी पहले से ज्यादा घट गया है। तो 2 वोल्ट से 10 वोल्ट में पहुंचने के लिए ये पहले से भी इस केस में जितना चार्ज लिया था 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक पहुंचने में, इस केस में इसको 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक पहुंचना है इस प्लेट को, तो ये पहले से भी ज्यादा चार्ज लेकर फिर से 10 वोल्ट तक पहुंचेगा। तो इन दिस वे मैं कह सकता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपना जो चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आओ स्टार्ट करते हैं, फटाफट से मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और अर्थिंग की वजह से इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कैसा इफेक्ट होता है। तो ये तो हमने जाना था कि अगर दो प्लेट में चार्ज है 10 कूलम और 6 कूलम, तो ये Q आउटर मतलब आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो होता है Q नेट डिवाइड बाई 2। तो Q नेट मतलब सिंपल इसका एडिशन करो, 10 प्लस 6 कितना होता है 16 बाई 2, ये हुआ 8 कूलम, ये हुआ 8 कूलम। इस प्लेट में टोटल चार्ज है 10, इस प्लेट में 6, तो ये आउटर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो होगा एल्जेब्रिक समीशन ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। तो 10 प्लस 6 कितना हुआ 16 बाई 2 8 कूलम 8 कूलम। तो देखो ध्यान से, इस प्लेट में नेट चार्ज है 10 कूलम, तो लेफ्ट फेस पे आया 8 कूलम, राइट फेस पे आया 2 कूलम, 8 प्लस 2 10, टोटल चार्ज कंजर्व है। और इस प्लेट में राइट फेस पे आया 8 कूलम, तो ये हुआ -2 कूलम, क्योंकि 8 - 2 आता है सिंपल 6। तो दोनों प्लेट का जो चार्ज है वो कंजर्व है, 8 प्लस 2 10, 8 - 2 6। अब देखो, अब अर्थिंग की वजह से क्या हो रहा है, तो ये हुआ अर्थिंग के लिए नेक्स्ट सिचुएशन। तो देखो अर्थिंग के लिए क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये जो सेकंड वाला प्लेट है इसको अब अर्थिंग कर दिया। जस्ट इस सिचुएशन में क्या चेंज होगा, अब देखो चार्ज है 8 कूलम 2 कूलम -2 कूलम 8 कूलम। अब मैंने इसी प्लेट को, ये पहले चार्ज था 6 कूलम ना, अब क्या होगा सिचुएशन। अब देखो ये याद रखना, जब हम लोग कोई प्लेट को अर्थ कर रहे हैं तो दोनों प्लेट के बाहर के सरफेस पर आएगा चार्ज 0। व्हेन, ये याद रखना, व्हेन एनी वन ऑफ द प्लेट इज अर्थ, तो ये याद रखना, ये आता है Q आउटर इक्वल टू 0। दोनों प्लेट में से कोई भी एक को ग्राउंडेड कर दो तो दोनों के बाहर के सरफेस पर आएगा चार्ज 0। तो अभी मैंने ये वाला प्लेट को ग्राउंड किया तो दोनों के बाहर के सरफेस पर चार्ज आया 0। इस प्लेट का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या चेंज हुआ, अब देखो नेट चार्ज 10 कूलम था, अभी भी 10 कूलम रहेगा क्योंकि इस प्लेट को हम लोग ग्राउंडेड नहीं किया है। जो प्लेट को हम लोग ग्राउंडेड किया उस प्लेट का चार्ज अभी चेंज होगा, अभी ये नेट चार्ज 6 नहीं रहेगा। देखो, तो हमने क्या किया, इस प्लेट को ग्राउंडेड किया तो ये बाहर में जो चार्ज था 8 कूलम 8 कूलम, अब ये बन जाएगा 0 0। इसका जो नेट चार्ज है वही रहेगा, तो ये प्लेट के राइट सरफेस पर आया 10 कूलम, और इंडक्शन की वजह से ये प्लेट के लेफ्ट सरफेस पर आएगा 10 कूलम, तो ये जो चार्ज है अभी ये चेंज हो जाएगा, अभी ये 6 कूलम नहीं रहेगा। और एक बार बोलो, ध्यान से सुनो, पहले केस में अर्थिंग नहीं था, बाहर जो चार्ज आया वो हम लोग ये फॉर्मूला निकाले Q नेट डिवाइड बाई 2। तो 10 प्लस 6 16 बाई 2, ये आ रहा है 8 8। ये प्लेट में नेट चार्ज है 10, तो ये हुआ 8 और ये हुआ 2। लेफ्ट फेस पे आया 8, राइट फेस पे आया 2 कूलम, और ये प्लेट के राइट सरफेस पे आया 8 कूलम, तो लेफ्ट फेस पे -2 कूलम होगा क्योंकि 8 - 2 6 कूलम हो रहा है, ठीक है। अब अर्थिंग की वजह से दोनों प्लेट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अब मैंने ये वाला प्लेट को ग्राउंडेड किया, तो ये मैं बोल रहा हूं, जब भी तुम कोई एक प्लेट को ग्राउंड कर रहे हो तो बाहर के सरफेस पर चार्ज आएगा सिंपल 0। ये प्लेट में नेट चार्ज था 10 कूलम, तो ये प्लेट में चार्ज 10 कूलम ही रहेगा क्योंकि हमने इस प्लेट को ग्राउंडेड नहीं किया है। तो अगर लेफ्ट फेस पे 0 चार्ज है तो ये राइट फेस पे कितना चार्ज आएगा, 10 कूलम आएगा। और एक बार समझा रहा हूं, तुमने कोई एक प्लेट को अर्थिंग कर दिया, दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कितना आएगा 0 0 0। अभी ये प्लेट में नेट चार्ज है 10
तो ये प्लेट के राइट सरफेस पर कितना चार्ज आएगा 10 कूलम। लेकिन इसमें जो चार्ज था 6 कूलम वो अब चेंज हो जाएगा। इसमें चार्ज था 6, इस प्लेट को तुमने ग्राउंड कर दिया तो इस प्लेट के लेफ्ट फेस पे आएगा, ये हुआ -10 कूलम, -10 कूलम। जिस प्लेट को तुम अर्थिंग कर रहे हो उस प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। पहले था 6 कूलम, अब ये इंडक्शन हो रहा है, अब ये इंडक्शन की वजह से इस प्लेट के लेफ्ट फेस पर आएगा -10 कूलम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज 0 और ये दोनों प्लेट में देखो ये अब 6 कूलम चेंज हो गया और ये प्लेट में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है। तो जिस प्लेट को तुम अर्थिंग कर रहे हो उस प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली चेंज हो गया है। इस प्लेट को हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं तो ये प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज बना 0 और लेफ्ट वाले फेस पर कितना चार्ज हुआ -10। पहले था -2, अभी देखो नेट चार्ज ही चेंज हो गया है। अब नेट चार्ज कितना है -10, पहले था कितना 6। तो यही मैं बोलना चाहता हूं, जिस प्लेट को तुम अर्थिंग कर रहे हो उस प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे तरीके से चेंज हो गया है। ये प्लेट का चार्ज था 10 तो इसका नेट चार्ज तो अभी भी 10 है, लेकिन इसका नेट, ये वाला प्लेट का नेट चार्ज अभी देखो -10 + 0 -10 आ गया है। सिंपल ये हो रहा है ड्यू टू इंडक्शन। और एक प्रॉब्लम आप लोगों को ये सॉल्व करके मैं दे रहा हूं। ये दोनों प्लेट है, पहले हम लोग कोई अर्थिंग वर्थिंग नहीं कर रहे, तो नेट चार्ज क्या होगा बाहर के दो सरफेस पर, सिंपल Q नेट बाई 2। तो 5 + 7 कितना होता है 12, 12/2 कितना होता है 6। तो ये हो रहा 6 कूलम 6 कूलम, दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर आया 6 कूलम 6 कूलम। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये वाले प्लेट पर नेट चार्ज है 5 कूलम, तो राइट फेस पर आया -1 कूलम, कोई बात नहीं, -1 कूलम 6 - 1 5। ये प्लेट के राइट सरफेस पर आया 6 कूलम, तो ये प्लेट में आएगा 1 कूलम, 6 + 1 7। अभी कोई अर्थिंग वर्थिंग नहीं हुआ है। हम लोग ये सेकंड वाले प्लेट को अर्थिंग कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज क्या होगा 0 और जिस प्लेट को तुम अर्थिंग कर रहे हो ये प्लेट को, इस प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन इस प्लेट में नेट चार्ज 5 कूलम भी रहेगा क्योंकि हमने ये प्लेट को अर्थिंग नहीं किया है। तो हमने ये प्लेट को, सेकंड वाले प्लेट को अर्थिंग कर रहे हैं, तो दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज आएगा 0। ये प्लेट में नेट चार्ज था 5 कूलम, तो अभी भी ये प्लेट में नेट चार्ज आएगा 5 कूलम। 0 + 5 5। जब हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं तो ये दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज है 0। ये प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। सिंपल मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये प्लेट में जो चार्ज है नेट 5 कूलम ही रहेगा और इंडक्शन के वजह से ये प्लेट के लेफ्ट फेस पर आएगा -5 कूलम। देखो पहले नेट चार्ज कितना था, पहले नेट चार्ज था 7 कूलम, अभी नेट चार्ज कितना है -5 + 0। तो ये प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे तरीके से चेंज हो गया है। पहले नेट चार्ज था 7, अभी कितना है, अभी -5 है। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होता है और दोनों प्लेट के इनर सरफेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे। ये ठीक तरीके से समझ लेना, सिंपल कंसेप्ट है। जिस प्लेट को तुम अर्थिंग कर रहे हो उस प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे तरीके से चेंज हो रहा है और दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज हो रहा है 0। जिस प्लेट को तुम अर्थिंग नहीं कर रहे हो उस प्लेट में नेट चार्ज तो वही रहेगा। ये प्लेट में नेट चार्ज था 10, अभी भी नेट चार्ज 0 + 10 ही है, लेकिन इसका चार्ज था 6, तो ये अब 6 नहीं होगा, ये इंडक्शन की वजह से डेवलप हुआ -10। तो अभी ये प्लेट का नेट चार्ज है, ये हुआ -10। अभी ये पहले देखो इस प्लेट में नेट चार्ज था 7, लेकिन अर्थिंग की वजह से इस प्लेट में अब नेट चार्ज हो रहा है -5। लेकिन इस प्लेट का जो चार्ज है 5, पहले ही 5 है, अभी भी नेट चार्ज 5 ही है। तो कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो आओ समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंडीशन क्या होता है। ऐसे ही तुम कोई दोनों पैरेलल प्लेट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं कह सकते। दो कंडीशन है, व्हाटएवर मे बी द शेप, एरिया ऑफ द प्लेट्स मस्ट बी सेम। तो ये हुआ दोनों पैरेलल प्लेट, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। और ये हुआ एक सर्कुलर प्लेट जैसा, दोनों का एरिया भी सेम होना चाहिए। तो शेप जैसा भी हो लेकिन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, ये तो एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी वेरी लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट।
तो इसके लिए क्या इफेक्ट है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी वेरी लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सो दैट वी कैन टेक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हुआ एक कैपेसिटर, इसके बाहर वाले सरफेस पर चार्ज है 0, इस प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज है 0 और दोनों प्लेट के इनर सरफेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये तो मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले आप लोगों को दिखाया। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब ये अगर कंडीशन वैलिड है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी वेरी लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट्स, देन क्या होगा, ये एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड नहीं करेगा। तो मैंने एक डेटा दिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि ये होता है एक कैपेसिटर के लिए एरिया और उन दोनों प्लेट के लिए डिस्टेंस का एक डेटा मैंने दिया है 25 × 10⁻⁴ एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, एक्चुअली ये है डिस्टेंस, ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 2 × 10⁻³ मीटर। तो ये हुआ d लेस देन a। अगर ये कंडीशन वैलिड है तभी हम लोग दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों प्लेट कैपेसिटर, तो ये एंड पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड करना स्टार्ट करेगा। ये एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड करना स्टार्ट करेगा, बीच में होगा पैरेलल, कोई बात नहीं, लेकिन एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड करना स्टार्ट करेगा अगर डिस्टेंस एरिया से बहुत बहुत छोटा ना हुआ तो। और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट, अगर ये फ्रिंजिंग इफेक्ट हुआ तो ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, तो हम लोग जो अप्रोच यूज करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो वो वैलिड नहीं होगा। सिंपल एज दैट, हमें क्या करना होगा, ऐसे डिस्टेंस चूज करना होगा ताकि वो एरिया से बहुत छोटा हो। अगर नहीं होता है तो सिंपल हम लोग दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कांस्टेंट नहीं ले सकते, तब हम लोग वो वाला अप्रोच नहीं यूज कर सकते। तो सिंपल एंड सिंपल कंसेप्ट ये है कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कांस्टेंट लेते हैं और वो इसी कंडीशन में वैलिड है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी वेरी लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हुआ तो एंड पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड करना स्टार्ट करेगा और इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। और इसी को हम लोग नहीं चाहते कि फ्रिंजिंग इफेक्ट ना हो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड ना हो एंड पर, और हम लोग इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट नहीं ले सकते। सिंपल एज दैट। तो हम लोग इन दोनों कंडीशन को यूज करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे। पहले इसको जल्दी से फटाक से छाप लो। तो अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ। तो हमने ये सीखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कितना है, 0, और इनर सरफेस पर क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो मैंने माना इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लेट में अगर चार्ज है Q तो ये प्लेट में चार्ज है -Q। दोनों प्लेट में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। बाहर के दोनों सरफेस पर हुआ चार्ज 0, ये प्लेट के इनर सरफेस पर हुआ प्लस Q और ये प्लेट के इनर सरफेस पर हुआ -Q। ये तो हमने सीखा है। और हम लोग ये वाला अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं D लेस देन A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट होगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस टू माइनस। ये तो हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज और -Q पर आके होता है कन्वर्ज। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहले ढूंढो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है इन दोनों प्लेट के बीच में। अब देखो, तो ये प्लेट को मैं नाम दे रहा हूं 1, ठीक है, और ये प्लेट को मैं नाम दे रहा हूं 2। अब हमने ये सीखा था कि एक प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कब सीखा था, ये हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था। गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये एक प्लेन शीट होगा जैसे, तो अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है,
मतलब मान लो कि एक मक्खी आके इस बोर्ड के ऊपर बैठ गया, तो ये मक्खी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये बोर्ड एक बहुत लार्ज साइज का लगेगा, तो एक इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, सिंपल। तो अगर एक या यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इसी एक्सप्रेशन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करेंगे। अब देखो, ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ होगा, सिंपल एज दैट। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं। तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे ये कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो हम लोग आओ इसको लिखते हैं, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, ये कितना होगा, ये हुआ E1 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस प्लेट का भी एरिया है A, इस प्लेट का भी एरिया है A, इस प्लेट में सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस प्लेट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा। बेटर मैं सिग्मा को यहां लिखता हूं, ये हुआ सिग्मा और ये हुआ माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट का एरिया सेम है, इस प्लेट के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। इस प्लेट में चार्ज है Q, इस प्लेट में माइनस Q, इस प्लेट में बना सिग्मा, इस प्लेट में बना माइनस सिग्मा। तो इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस प्लेट के वजह से, ये हुआ E1, ध्यान से देखना, ये हुआ E1, ये हुआ E1। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है दूर की तरफ, ये हुआ E1, इस प्लेट से दूर की तरफ, ये हुआ E1। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये हुआ प्लेट 2, E2 कितना होगा, E2 हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन से डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, E1 E2, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस डायरेक्शन में E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में। नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन हम लोग डायरेक्शन में ले रहे हैं, नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन हम लोग डायरेक्शन में ले रहे हैं। इस चार्ज इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे दूर की तरफ, और इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है तो इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी तरफ। तो ये हुआ अल्टीमेट, देख लो, ये हुआ E2, ठीक है। तो ये हुआ E2, ये हुआ E2। पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इससे दूर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसकी तरफ। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा सिंपल E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इरेज कर रहा हूं, ये मैं E1 को भी इरेज कर रहा हूं और E2 को भी इरेज कर रहा हूं। तो ये हुआ दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो हाफ ऑफ कितना होता है, हाफ ऑफ 1 होता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये देखो कैपेसिटेंस हम लोग ऐसे निकालेंगे। पहले तो एक काम करो, पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लो, साइड में लिखता हूं, ठीक है। ये मैं साइड में लिख रहा हूं, ये हुआ, देखो ये मैं, अच्छा ये फॉर्मूला में लिख रहा हूं। ये तो आप जानते हो C इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा V, ये हुआ Q डिवाइड बाई V1 माइनस V2। अब सर V1 और V2 कहां ले, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। V1 उस प्लेट का पोटेंशियल है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा है, और V2 उस प्लेट का पोटेंशियल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आके टर्मिनेट हो रहा है। तो V1 इस प्लेट का पोटेंशियल है, मतलब फर्स्ट प्लेट का, और V2 सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल है। फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा है, और ये प्लेट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आके टर्मिनेट हो रहा है। तो V1 याद रखना
उस प्लेट का पोटेंशियल है जिस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है, और V2 उस प्लेट का पोटेंशियल है जिस प्लेट पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रहा है। तो V1 हुआ इस प्लेट का पोटेंशियल और V2 हुआ इस प्लेट का पोटेंशियल। इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? सिंपल, ये हो जाएगा 0, क्योंकि हमने ये प्लेट को ग्राउंडेड करके रखा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट होता है ग्राउंडेड, तो ये प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हुआ 0, तो सिंपल V2 हुआ 0। क्लियर? C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, डेल्टा V इज V1 माइनस V2। V1 उस प्लेट का पोटेंशियल है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा है, और V2 उस प्लेट का पोटेंशियल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आके मान लो कि टर्मिनेट हो रहा है। तो हम लोग ये सीखे थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट होता है ग्राउंडेड, ये प्लेट होता है ग्राउंडेड, तो ये V2 बन गया 0, सिंपल C इक्वल टू Q बाई V1। अब क्या करना होगा? अब देखो, तो मैं अभी ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 ये हुआ E नेट इक्वल टू, ये हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको तुम अगर V1 माइनस V2 लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो सिंपल ये हुआ, क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है सिंपल डेल्टा V इक्वल टू E डॉट dr। तो ये हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हुआ डेल्टा V इक्वल टू V1 माइनस V2। इलेक्ट्रिक फील्ड और dr मैं इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं, ठीक है? dr मतलब डिस्टेंस है, तो ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस हुआ स्मॉल d, ठीक है? तो ये हुआ स्मॉल d, ये दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ स्मॉल d, ये हुआ स्मॉल d। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस मैं एक ही डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा E इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस ही बनता है भाई। सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल है 0, तो ये हुआ V1 इक्वल टू E इंटू डी। अब E क्या है? E है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ D, ठीक है? तो अब हम लोग कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो C बना कितना? C बना सिंपल Q अपॉन V1। अच्छा, ये V1 कितना है? V1 आया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q बना कितना? Q हुआ, ये हुआ C, और Q हुआ सिग्मा इंटू A, और ये हुआ सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो ये हुआ C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। ये तो तुम लोग जानते ही हो, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A। तो ये हो रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, नेक्स्ट हम लोग ये फॉर्मूला देखे Q बाई V1, क्योंकि ये वाला प्लेट का पोटेंशियल है 0, क्योंकि हमने ये प्लेट को ग्राउंडेड करके रखा है, और ये प्लेट का पोटेंशियल बना V1। ये प्लेट का पोटेंशियल है V1, और ये वाले प्लेट का जो पोटेंशियल है वो 0 है। सिंपल, तो Q बाई V1। नेक्स्ट हम लोग ये डेल्टा V, V1 माइनस V2, V2 तो 0 है, तो ये हुआ इस प्लेट का पोटेंशियल सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू D। नेक्स्ट हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Q को रिप्लेस किया सिग्मा A, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सिंपल ये एक्सप्रेशन देख के हमें जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटर, मतलब चार्ज स्टोर करने का कैपेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। और ये C बन रहा है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D, मतलब सेपरेशन जितना कम, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी है, ठीक है? और इसमें हम लोग एक अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए तो क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसको मैं अभी कर रहा हूं इरेज, तुम लोग फटाफट से लिख लो। ये है सिग्मा, ठीक है? 1 2 3 4 5। तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ये था, C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V1 माइनस V2। V1 क्या है? जिस प्लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है, और V2 है इस प्लेट का पोटेंशियल जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आके टर्मिनेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इन दोनों प्लेट के बीच में? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और ये है कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हमने सीखा, C प्रोपोर्शनल टू A और C प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D। अगर इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, अभी तो कुछ नहीं, अभी सिंपल एयर है, तो अगर इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो कैपेसिटेंस पहले से ज्यादा होगा,
कितना होगा, K टाइम्स ज्यादा होगा। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो ये हुआ C न्यू, ये हम लोग K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैंने इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। अब ये K क्या है, क्या था भाई, K है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये हो रहा है K टाइम्स ऑफ C। अगर मैंने इस जगह पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो चार्ज स्टोर करने का कैपेबिलिटी पहले से K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फुल विजुअलाइजेशन आप लोगों के लिए। तो ये सारा फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना होगा अगर प्रॉब्लम करना ठीक तरीके चाहते हो तो। ठीक है, पहले से कॉपी कर लो। तो ये हुआ आज का हमारा पहला प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। When 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the two conductor। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटर के एक कंडक्टर से लेकर दूसरे कंडक्टर तक 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये अब 10 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हमें उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए। तो आप लोगों को मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके एक बार फटाक से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, आई होप तुम लोगों ने क्या ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसमें C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V। Q क्या है, N इंटू E, ये हुआ डेल्टा V। N क्या है भाई, N है 10 टू द पावर ऑफ 12 और व्हाट इज दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 और ये हुआ डेल्टा V कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये हुआ 1.6, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 12 -19 3 और ये हुआ -1। रुको कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 10 टू द पावर 12 ना 1.6 10 टू द पावर -19, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये हुआ 1.6, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 12 -19, ये हुआ -7 और ये पावर 1 था, ये ऊपर चला गया, ये हुआ -1, ये हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 फैराड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जल्दी से कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2। तो ये है एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आओ इसको पहले एक बार रीड करते हैं। ये क्वेश्चन है सीबीएसई दिल्ली 2013 का, जब मैंने अपना एचएस दिया था और बीएससी फिजिक्स में अपना एडमिशन लिया था कॉलेज में। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस नहीं गिवन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। ये चार्ज है। अब क्या हो रहा है, व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। रिड्यूस्ड बाय का मतलब है ये पोटेंशियल पहले से 120 वोल्ट घट गया है, ये नया पोटेंशियल नहीं है, अब ये पोटेंशियल इतना अमाउंट घट गया है, इज रिड्यूस्ड बाय द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। पहले था 360, जब पोटेंशियल V से 120 घट गया, देखो पहले V था पोटेंशियल, तो चार्ज कितना था, चार्ज था 360 माइक्रोकूलम। अब V से पोटेंशियल घटा 120 वोल्ट, अब V से पोटेंशियल घटा V माइनस 120, तो चार्ज कितना हुआ, चार्ज हुआ 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्वेश्चन 1, व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, तो V से घटा V माइनस 120, तो चार्ज कितना हुआ, चार्ज हुआ 120 माइक्रोकूलम। तो ये वाला सिचुएशन, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। ठीक है, तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल। अब क्या हुआ, फाइंड द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C। तो मतलब ये पोटेंशियल V निकालना है और हमें अपना कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटेंस निकालना है। दो आंसर हुआ और इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड एट इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। अब मानो कि तुमने V से V प्लस 120 कर दिया, तो ये चार्ज का वैल्यू क्या होगा। 3 क्वेश्चन है, पहले तो ये पोटेंशियल निकालो, उसके बाद कैपेसिटर निकालो, उसके बाद अगर
ये V से V प्लस 120 हुआ तो चार्ज क्या होगा, ये है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट में करूंगा, क्योंकि ये हमारा थर्ड पार्ट है। पहले तो हमें ये पोटेंशियल और कैपेसिटेंस निकालना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू C इंटू V ना। तो ये सिंपल फॉर्मूला है Q इक्वल टू C इंटू V। पहले केस में Q कितना है 360 माइक्रोकूलम, और ये हुआ हमारा कैपेसिटेंस, और ये बना V। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में चार्ज कितना हुआ, चार्ज हुआ 120 माइक्रोकूलम। ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन वही है, और पोटेंशियल V से घटकर ये हुआ V माइनस 120, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये फाइनल पोटेंशियल नहीं है, ये रिड्यूस्ड बाय बोला है। अगर क्वेश्चन होता कि रिड्यूस्ड टू, तो हम लोग यहाँ पर लिखते कि 120। अभी बोला है रिड्यूस्ड बाय, तो ये V माइनस 120। कभी ये इंग्लिश के चक्कर में फिजिक्स गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकालेंगे। एक वेरिएबल है C, दूसरा वेरिएबल है V। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं क्या करूंगा, ये मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। ये हुआ 360 बाई ये हुआ 120, ये हुआ CV, और ये हुआ C इंटू V माइनस 120, ठीक है। तो ये C गया, ये हुआ 3, तो ये हुआ 3 इंटू V माइनस 120, और ये हुआ V, ये हुआ 3V माइनस 360, ये हुआ V, ये हुआ 3V माइनस V। ये कितना हुआ, यहां पर करते हैं, ये हुआ 3V माइनस V एंड दैट इज इक्वल टू 360। ये हुआ 2V इक्वल टू 360, और ये हुआ V इक्वल टू 180 वोल्ट। तो हमें ये पोटेंशियल मिल गया। एक बार चेक कर लेता हूं, 3V माइनस 360, ये हुआ V, 3 माइनस V 2V, ये हुआ 180 वोल्ट। तो एक आंसर हमने निकाल लिया। तो पहले इसको लिख लो, क्योंकि मुझे इरेज करना है, मुझे और 2 आंसर निकालना है। तो ये वाला पोटेंशियल मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, C, और इसके बाद ये पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूं इरेज। V कितना है 180 वोल्ट, याद रखना V है 180 वोल्ट। तो ये आया V इक्वल टू ये आया 180 वोल्ट। अब इक्वेशन 1 से लिखो, ये आया 360 माइक्रोकूलम, ये C, और ये हुआ 180 वोल्ट। तो ये हुआ C इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम बाई 180 वोल्ट। ये कितना आ रहा है, C इक्वल टू 182, तो ये आया 2 माइक्रोकूलम बाई वोल्ट। ये होगा C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। अगर ये आता है माइक्रोकूलम बाई वोल्ट, तो फिर से कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्टली लिख देना 2 माइक्रोफैराड। अब देखो कूलम बाई वोल्ट आता तो हम लोग क्या लिखते, फैराड। तो ये आया माइक्रोकूलम बाई वोल्ट, तो 10 टू द पावर -6, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो हमने ये निकाल लिया, C इक्वल टू आ रहा है हमारा 2 माइक्रोफैराड। हमने पोटेंशियल और अननोन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय 120। अब हम लोग ये पार्ट को कर रहे हैं इरेज, ठीक है। तो चलो 1 2 3 4 5, अभी मैं इसको कर रहा हूं इरेज, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पूछा है कि अगर पोटेंशियल हमने 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया तो चार्ज क्या होगा, यही पूछा है ना चार्ज। तो हमने ये कर रहे हैं Q, इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला से। तो ये हुआ Q प्राइम, और ये हुआ C, और ये हुआ V प्लस 120। यही तो पूछा है ना कि अगर हमने V से V प्लस 120 कर दिया तो ये चार्ज क्या चेंज होगा। ये हुआ Q प्राइम, ये हुआ CV प्लस ये हुआ 120, ये हुआ Q प्राइम। CV कितना है, CV है 360, ये हुआ 360 प्लस 120, ये हुआ Q प्राइम, ये हुआ 480, ये हुआ माइक्रोकूलम में, ठीक है। CV इज 360 माइक्रोकूलम, तो ये माइक्रोकूलम प्लस माइक्रोकूलम, ये देखो। अच्छा ये CV, एक मिनट रुक जाओ, CV ये आया 120C ना, 120C, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ भाई। C इंटू V 120C, CV इज 360 माइक्रो कूलम, और
ये हुआ 120 और C का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड। तो ये आया Q प्राइम इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम और ये आया 240 माइक्रोकूलम। वोल्टेज के साथ तो माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आएगा माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज आएगा अभी 36 प्लस 24, ये आएगा 600। अरे ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये हुआ 600 माइक्रोकूलम। तो ये हुआ 3 आंसर, ये हुआ 3 आंसर। पहले पोटेंशियल है 180, इसके बाद कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, फिर से हमने ये निकाल लिया क्योंकि अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं 120 तो ये होगा फाइनल चार्ज। ठीक है, 600 माइक्रोकूलम। 2 प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप लोग जरूर घर में ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। पहले इसको कॉपी कर लो। तो ये दोनों हुआ आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग एक बार जरूर ये दोनों प्रॉब्लम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। तो ये है दोनों पैरेलल प्लेट और ये दोनों पैरेलल प्लेट एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। एरिया ऑफ ईच प्लेट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यूनिट कन्वर्शन कर लेना। सेपरेशन है वो है 2 मिलीमीटर मतलब स्मॉल डी। क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q निकालना है। इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर, व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अगर हम लोग ये सेपरेशन 2 से घटाकर 1 कर रहे हैं, 1 मिलीमीटर कर रहे हैं, तो ये बैटरी पॉजिटिव प्लेट को कितना एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेगा। ये पार्ट बी में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चाहिए, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को डिस्कस करके दे दूंगा, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि ट्राई करने से थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। और ये है प्रॉब्लम नंबर 4। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, इसमें सर्कुलर प्लेट है, दोनों प्लेट का डायमीटर है सेम। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट्स बी हेल्ड so as to have the same capacitance as that of a sphere of diameter 20 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों सर्कुलर प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों सर्कुलर प्लेट का कैपेसिटेंस इक्वल हो सके एक स्फीयर का कैपेसिटेंस के साथ। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सिंपल, अगर तुम पैरेलल प्लेट यूज कर रहे हो चाहे कोई भी शेप का हो, एरिया सेम होना चाहिए। तो ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और ये हुआ एक स्फीयर का कैपेसिटेंस मतलब एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो ये हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेसिकली ये डेटा मतलब ये हिंट तुम्हें गिवन है, तो सिंपल डी निकालना है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वेट करो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस और दूसरा एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वेट करो और निकालो डी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर का जो ये दोनों प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है। ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें मोस्ट ऑफ द बुक में नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।